टू गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं +1 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6, जिसका नाम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टनर क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप संगठन कहते हैं। तो जब भी आप किसी को पार्टनर बना रहे हैं तो उसके बारे में जल्दबाजी मत करिए। यानी कि किसी भी पार्टनर के बारे में अगर उसको अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि हाँ किसी को पार्टनर बनाना है, तो जल्दबाजी मत कीजिए। उसकी पूरी जांच पड़ताल करके पूरा समय लगाकर उसके बाद ही उसको पार्टनर बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक पार्टनर का चुनाव जो होता है एक पत्नी के चुनाव की भांति होता है। जैसे पत्नी का चुनाव करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह कर इस तरह ही चुनाव किया जाता है। सेम वो लाइफ की पार्टनर होती है और ये बिजनेस का पार्टनर होता है। तो सेम इसी तरह से अगर आप बिजनेस का कोई पार्टनर बना रहे हो तो जल्दबाजी ना करें, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके उसके बाद ही उसको पार्टनरशिप में इंक्लूड करना चाहिए या बिजनेस में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे जल्दी में विवाह करके बाद में पछताना पड़ता है, तो दोनों ही दशाओं में शांतिपूर्वक विचार और निश्चित जानकारी की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप जल्दबाजी में किसी को पार्टनर बुलाओगे, अगर हो सकता है वो व्यक्ति ठीक ना निकले या बिजनेस को हानि पहुंचा दे तो बहुत नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इस मामले में जब आपको कोई व्यक्ति बिजनेस में आपको मिलाना है तो उसके लिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके बाद में ही उसको पार्टनर बनाना चाहिए। तो आज गाइस देखेंगे हम इसमें कौन कौन से टॉपिक करने जा रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम करेंगे इसमें पार्टनरशिप का मीनिंग और इसके फीचर्स और पार्टनरशिप के टाइप। यानी कि आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये 3 ही पॉइंट स्टडी करेंगे। तो देखो पार्टनरशिप जो है इसकी आवश्यकता कब महसूस हुई, वैसे ही बता देती हूँ। इसकी ज़रूरत कब पड़ी? देखो जब भी कोई नई व्यवस्था शुरू होती है तो उसका बेस तो पुराना ही होता है। पुरानी कोई व्यवस्था होती है, उसमें कुछ कमियां आती है, उसकी उन कमियों को दूर करने के लिए ही कोई नया सिस्टम बनता है। सेम इसी तरह से इससे पहले पार्टनरशिप से पहले मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति था, उसने एकाकी व्यवसाय कर रखा था। उस एकाकी व्यवसाय की कुछ सीमाएं आने लगी, जैसे कि पूंजी की कमी महसूस होने लगी या प्रबंध की क्षमता, यानी कि बिजनेस बहुत ज़्यादा फैलने लग गया तो उसको महसूस होने लगा कि किसी एक्सपर्ट मैनेजर को अपॉइंट किया जाए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में मिलाया जाए जो पूंजी भी दे दे और बिजनेस में हेल्प भी कर दे। तो इस तरह से या फिर ऐसा होने लगा कि व्यवसाय का विस्तार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को संभालने में असमर्थ लगने लग गया। तो अगर इस तरह से अकेला असमर्थता महसूस करता है तो उस टाइम ये महसूस किया जाता है कि या तो अपना फर्म के ही कोई कर्मचारी है उसको उसमें मिला ले या फिर कोई बाहरी व्यक्ति है उसको साझेदार के रूप में मिलाना पड़ता है। और जब आप अकेले थे तब तो आपका व्यवसाय एकाकी व्यवसाय कहला रहा था, और जब आपने एक या दो व्यक्तियों को और मिला लिया तो आप जो बिजनेस के ओनर बढ़कर एक से ज़्यादा हो गए, यानी कि एक बिजनेस में 2 का हिस्सा हो गया, तो अब आप क्या कहलाओगे? पार्टनर कहलाओगे। तो इस प्रकार से व्यावसायिक संगठन के दूसरे मुख्य प्रारूप यानी कि साझेदारी संगठन या हमारे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हो जाता है। इसके जन्म का यही रीजन है। अब करते हैं हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे प्रारूप से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होती है। देखो इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, वो अपनी इच्छा से मिलकर व्यवसाय चलाने के लिए सहमत होनी चाहिए, उनमें से किसी पर भी दबाव नहीं होना चाहिए। व्यवसाय में वे पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का भी, यानी कि सारे के सारे तो पूंजी लगाएंगे और जिन जिन की प्रबंधकीय योग्यता है वो बिजनेस में काम करेंगे, यानी कि सामूहिक प्रयोग करते हैं।
और जो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है उसको वो आपस में बांटते हैं। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हो कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मिलकर कोई वैधानिक व्यवसाय करते हैं और उसका प्रॉफिट और लॉस आपस में बांटते हैं, तो ऐसे व्यवसाय के प्रारूप को हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। अब डेफिनेशन करते हैं। डॉक्टर इन्होंने ये करेंगे हम भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार। ये जो हमारा है साझेदारी का अधिनियम है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 है और जिसमें पार्टनरशिप के बारे में क्या कह रखा है, धारा 4 के अनुसार डेफिनेशन दी हुई है। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने का समझौता किया है जिससे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। तो ये कहता है कि पहली बात तो इन्होंने एक संबंध बता दिया, दूसरा इन्होंने कह दिया ऐसे व्यवसाय, यानी कि वो कोई एक लीगल व्यवसाय कर रही हैं जिसमें लाभ हो रहा है उसको बांटते हैं। उस व्यवसाय को या तो सारे मिलकर चलाते हैं या फिर सभी की तरफ से कोई एक व्यक्ति उस बिजनेस को चलाता है। तो अब देखो इसके अंदर जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत रूप से साझेदार, और जो फर्म है वो क्या कहलाएगी, फर्म, यानी कि जो सामूहिक रूप से फर्म जो है साझेदारी फर्म कहलाएगी। और जो भी नाम रखा है वो फर्म का नाम कहलाएगा, नाम होगा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके एसेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। देखो जो इसकी विशेषताएं हैं वो दो पार्ट में डिवाइड की है। पहला तो दिया है इन्होंने वैधानिक लक्षण और दूसरा सामान्य। तो सबसे पहले हम वैधानिक लक्षण पढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दी है 1932 के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। पहला है मोर देन 1 पर्सन। ये पहली विशेषता होती है पार्टनरशिप की, एक से ज़्यादा व्यक्ति होना। किसी भी साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है क्योंकि अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता। और इसी विशेषता के आधार पर अगर भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर 1 रह जाए तो साझेदारी क्या होगी, अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। और दूसरा देखो साझेदारी कई तरीके से इन्होंने बताई है कि अगर साझेदार मिलकर कोई बैंकिंग व्यवसाय करते हैं तो उस कंडीशन में साझेदार कितने होने चाहिए, 10 तक। और अन्य जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें 20 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो यानी कि मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम जर्नल जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें 10 होने चाहिए और जो दूसरा हमारा अदर बिजनेस है उसमें 20 होने चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है। अगर मान लेते हैं सदस्यों की संख्या बैंकिंग में 10 से ज़्यादा हो जाती है और अन्य बिजनेस में, अदर बिजनेस में 20 से अधिक हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, वो इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। ये इसकी कंडीशन है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस में कितने होने चाहिए, 10, अदर बिजनेस में कितने होने चाहिए, 20। तो इस तरीके से इनकी पार्टनरशिप की संख्या डिसाइड होती है। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी हम तभी कहेंगे अगर वो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हों। साझेदार कब कहेंगे, जब वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए, और वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, आपका वैधानिक होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए, तभी साझेदारी कहलाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप, अनुबंधित संबंध। देखो साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर ही साझेदारी का निर्माण होता है। कोई ना कोई उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो और ये एग्रीमेंट होना जरूरी है क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद डिस्प्यूट होने लग जाएगा। पर एग्रीमेंट जो है वो ऐसे होना चाहिए जिसमें ऐसे व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है उसको फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता। यानी कि
पार्टनर किसको बनाया जा सकता है? जिसमें अनुबंध करने की क्षमता है। जिसमें ये कैपेसिटी नहीं है तो उसको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। कौन कौन ऐसे हो सकते हैं जो जिनको पार्टनर नहीं बना सकते? एक तो माइनर, जो अवयस्क 18 साल से कम उम्र के होते हैं। अगर कोई पागल है तो उसको नहीं बना सकते। या फिर कानून के द्वारा कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित कर रखा है, अपराधी है, अयोग्य घोषित कर रखा है। या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसे देश से रिलेटेड बंदा है जिस देश के साथ हमारे व्यवहार अच्छे नहीं है, तो उनको साझेदार के रूप में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन जो माइनर होता है इसके बारे में कुछ प्रावधान है। धारा 30 के अकॉर्डिंग एक अवयस्क को साझेदारी में आप शामिल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है, वो पूरा साझेदार नहीं होगा, वो केवल लाभ में हिस्सा लेगा। जब तक वो 18 साल तक का नहीं हो जाता है तब तक वो केवल प्रॉफिट में ही हिस्सा लेगा। अगर लॉस हो जाती है तो उसमें उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है व्यवसाय का उद्देश्य जो है, यानी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और फिर उसको आपस में बांटना। यानी साझेदारी का व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि लाभ कमाने के लिए ही तो वो साझेदार बने हैं। फिर उस लाभ को आपस में बांटना। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है वो कानूनी रूप से साझेदार नहीं हो सकती। यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है कि केवल लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है, पर हानि में हिस्सा होना कोई जरूरी नहीं है। ऊपर देखा ना हमने कि माइनर जो होता है उसको हानि में हिस्सा नहीं मिलता, यानी कि पार्टनर के लिए ये कंपल्शन है कि वो कम से कम लाभ में हिस्सा लेने वाला होना चाहिए। ऐसे साझेदार भी हो सकते हैं जो केवल लाभ में हिस्से के लिए फर्म में शामिल किए जाते हैं, जैसे अवयस्क साझेदार फर्म में लाभ में ही हिस्सा लेते हैं, हानि में नहीं लेते। फिफ्थ आता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसमें जो फर्म और जो मालिक होते हैं, बिजनेस के पार्टनर होते हैं, उनका स्वामी और एजेंट दोनों का रिलेशन होता है। जिस प्रकार स्वामी अपने एजेंट के द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार भी अपने काम से अन्य साझेदारों को बाध्य करता है। स्वामी तो इसलिए क्योंकि वो व्यवसाय में पूंजी लगाती हैं, ठीक है, और एजेंट इसलिए क्योंकि वो खुद ही व्यवसाय को चलाते हैं। जब वो व्यवसाय को चलाते हैं तो वो एक दूसरे अपने काम से एक दूसरे को बाध्य करते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। वो जो आपकी एग्रीमेंट का जो लिखा हुआ है एग्रीमेंट, उसमें जो दिया हुआ है अधिकार क्षेत्र, उसमें रहते हुए ही ये काम करते हैं और अपने काम से दूसरे साझेदारों को बाध्य करती है। तो इस कारण से प्रत्येक साझेदार स्वामी और एजेंट दोनों रोल यानी कि डबल रोल प्ले करते हैं। तो ये थे हमारे वैधानिक लक्षण। अब आते हैं हमारे जर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। सबसे पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में या कह सकते हैं साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त या अलग अलग रूप से भी उत्तरदायी हो सकता है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में अगर फर्म आप बंद कर रहे हो या किसी कारणवश से आपकी लॉस में चल रही थी, आपको फर्म बंद करनी पड़गी, तो आपने जिन से उधार उठा रखी या थर्ड पार्टी से पैसा ले रखा उनकी देनदारियां देनी होगी। तो क्या करोगे, फर्म की देनदारियां उनकी संपत्तियों से अधिक है। मान लेते हैं फर्म की जो एसेट्स है, ठीक है, यहाँ लेते हैं एसेट्स तो है 5 लाख की, ठीक है, और लाइबिलिटी आ गई फर्म की 7 लाख की। तो देखो 5 लाख रुपए तक की पेमेंट तो फर्म की एसेट्स बेचकर, कह रहे हैं ना, फर्म की संपत्तियां बेचकर कर दी जाएगी। अब संपत्तियों से अधिक यानी कि 5 तो पेमेंट हो गया, इसमें से 5 पेमेंट हो गया तो बाकी कितना बचा, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख कौन देगा, ये 2 लाख जो है वो सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से या फिर साझेदारों से संयुक्त रूप से अब पैसा वसूल करके
ये 2 लाख रुपए थर्ड पार्टी को पे किए जाएंगे। तो इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि अगर लिमिटेड होती तो केवल 5 लाख रुपए बिजनेस की एसेट्स थी, वहाँ तक भुगतान कर देते, बाकी की जरूरत नहीं थी। अनलिमिटेड होने का ये रीज़न है कि अगर एसेट्स के बेच कर पैसा देने से भी पूरा नहीं पड़ता है तो उसकी उनसे जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उनमें से पैसा देकर भुगतान करना पड़ता है। अभी एक पॉइंट और भी आ जाता है, कई बार आता है, यानी कि एक पार्टनर कौन बन सकता है, एक फर्म, एक संस्था, एक व्यक्ति कौन बन सकता है। तो इसकी एक विशेषता है कि इसका सदस्य कोई भी हो सकता है, कोई अन्य फर्म या संस्था नहीं, यानी कि ओनली इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, ना ही तो फर्म बन सकती और ना ही कोई संस्था जो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टनर नहीं बन सकता। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड आता है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, तो पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता, साझेदारी का अलग नहीं होता। अस्तित्व अलग न होने का मतलब है कि फर्म से संबंधित सभी कॉन्ट्रैक्ट फर्म पर लागू होने के साथ साथ क्या होंगे, सभी साझेदारों पर भी लागू होते हैं तथा उन पर व्यक्तिगत रूप से भी लागू होते हैं। इस कारण से साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता। जैसे कि 2 साझेदार हैं, उनमें से एक किसी कारण से चला जाता है या व्यवसाय छोड़ देता है तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी साझेदारी से भी। इसी कारण से इन्होंने कहा है कि इसका अस्तित्व अलग नहीं होता। एटमोस्ट गुड फेथ, साझेदारों के बीच में आपस में विश्वास होना जरूरी है, और ये अगर विशेषता नहीं है, यानी कि विश्वास ही आपस में नहीं है तो हम साझेदारी का कोई मतलब ही नहीं समझते। सद्विश्वास का अर्थ है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली कोई बात है तो वो आपस में जरूर बताएं। अगर कोई ऐसी जानकारी है जिससे फर्म प्रभावित होती है तो उनको आपस में एक दूसरे को बतानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो किसी कार्य के करने से पहले दूसरे साझेदारों से सलाह कर लेनी चाहिए, या अपने द्वारा कोई भी सौदा किया गया है तो उसका भी सभी साझेदारों को विवरण दे देना चाहिए। इसके बाद आता है साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। साझेदारी का आधार किस पे बेस्ड है, विश्वास पे। कोई भी साझेदार फर्म में अपने हिस्से, हित मतलब होता है अपने हिस्सा को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में, दूसरा व्यक्ति मतलब साझेदार नहीं होता, कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर के व्यक्ति को तब तक नहीं दे सकता तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता या नहीं दे सकता जब तक विशेष सभी साझेदार, बाकी जो साझेदार है वो सहमत ना हो जाए। मान लेते हैं ABC पार्टनर है, ठीक है, इसमें से B जो है वो हिस्सा तब तक अपना हिस्सा किसी दूसरे को बेच नहीं सकता, जैसे D को नहीं बेच सकता जब तक A और C दोनों राजी ना हो जाए या इसको परमिशन ना दे। अगर ये दोनों परमिशन नहीं देंगे तो B जो अपना हिस्सा D को नहीं दे सकते। यानी कि अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से का दूसरे को हस्तांतरण करना चाहता है तो सभी साझेदारों की आपस में सहमति होनी चाहिए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर भी होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी को देखो इन्होंने कई टाइप बताए हैं। सबसे पहले है जर्नल और लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल, सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। सीमित साझेदारी 2 तरह की होती है भाई, एक तो होती है सामान्य साझेदार, दूसरी होता है विशेष साझेदार जिसमें साझेदार होते हैं। सामान्य साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, दूसरे में जो विशेष वाले सीमित वाले है ना उसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, और जबकि विशेष जो है उसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। अब सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असामान्य होना जरूरी है। विशिष्ट या सीमित साझेदारी भी तभी बनती है जिसमें
दो पार्टनर है तो एक का दायित्व असीमित होना चाहिए और एक का दायित्व सीमित होना चाहिए। यहाँ हम कहते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इन दोनों का तो दायित्व क्या है, लिमिटेड है, तो कम से कम एक बंदे का यानी कि सी का दायित्व जो है क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। इसके बाद आता है ऐच्छिक और विशेष साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल, इच्छा से, एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऐच्छिक साझेदारी निश्चित काल के लिए और कोई भी व्यवसाय स्थापित करने के लिए की जाती है, इच्छा से की जाती है, जबकि विशेष, इसके नाम से ही पता चल जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए शुरू की जाती है और जैसे ही वह उद्देश्य पूरा होता है साझेदारी समाप्त हो जाती है। वैध तथा अवैध साझेदारी, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। साझेदारी की स्थापना करने के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी तो नहीं है, परंतु फिर भी साझेदारी संगठनों को इन नियमों के अनुसार ही कार्य करना होता है। जो साझेदारी अपना कारोबार इन नियमों के अनुसार करती है उस साझेदारी को क्या कहेंगे, वैध, लीगल पार्टनरशिप कहेंगे, और जो इनका पालन नहीं करती है उसको इलीगल। नहीं करने वाली है यानी कि लीगल से अपोजिट कौन सी है, इलीगल। उस कंडीशन में देखो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें हम पार्टनरशिप को इलीगल कह सकते हैं। यदि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो, कोई तस्करी करने के लिए आप इकट्ठे हुए हो तो वो इलीगल होएगा। साझेदारी का व्यवसाय पब्लिक पॉलिसी के विपरीत हो, आपने साझेदारी ऐसी की है, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं मानी जाएगी। सदस्यों की संख्या न्यूनतम या अधिकतम से अगर क्रॉस कर जाती है तो साझेदारी इलीगल। दूसरा, साझेदारी में कोई शत्रु देश का व्यक्ति साझेदार हो तो वो साझेदारी भी इलीगल मानी जाएगी। तो ये हमारे साझेदारी से रिलेटेड कुछ छोटे इसमें थे, इसकी विशेषताएं और इसके फीचर्स थे। स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छे ढंग से समझ आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।